नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 बन चुका है। ये हैंड रिटन जो है दोस्तों, ये नोट है। इसमें आपको सीटेट, बीटेट, रीट, जो यूटेट है, मतलब यूपीटेट है, सभी में ये काम आने वाला है। एकदम अच्छे से बेहतरीन से नोट्स बनाया गया है और मानसिकता एवं वातावरण से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों साथियों, इसका पार्ट 1 बन चुका है। आप पार्ट 1 देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकता एवं वातावरण हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। डीएनए, आरएनए यानी कि जीन्स, वंशानुक्रम का क्या होता है, वास्तविक वाहक होता है, प्रत्येक गुणसूत्र यानी कि लगभग 3000 जीन्स होते हैं, सभी पढ़ लिए थे। बालक में जब दोनों जीन समान होता है तो ऑटोजोम्स, उसके बाद जो है मतलब मतलब यानी होमोजाइगोस। जब दोनों जीन समान होता है तो होमोजाइगोस, और जब दोनों जीन जो है अलग अलग होता है तो हेटेरोजाइगोस बालक कहते हैं। क्रोमोजोम जो है सभी मनुष्य में जोड़े में पाए जाते हैं। मानव पुरुष में जो है 23 जोड़ी होता है, महिला में भी 23 जोड़ी होता है। ठीक है, जिसमें से बताए थे पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। X और Y पुरुष में पाया जाता है। X गुणसूत्र जो होता है ये लंबा छरीनुमा होता है। ठीक है, Y गुणसूत्र जो होता है छोटा और गोल होता है। ठीक है, ये हम बताए हुए थे, समझ गए। चलिए, और महिला में जो है गुणसूत्र तो उसमें भी 23 जोड़ी होता है, लेकिन उसमें जो है XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, जो छोटा और लंबा और छरीनुमा होता है। ठीक है, चलिए, पुरुष का 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण करता है। आपको बताए थे कि X और X महिला में होता है और XY पुरुष में होता है। और लिंग निर्धारण में सबसे ज़्यादा भूमिका पिता का होता है, न कि महिला का। ये समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि माता जो है, सभी कारण माता का ही जो है, माता के कारण ही यानी माँ के कारण ही जो लड़का और लड़की पैदा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पुरुष जिम्मेदार होता है लड़का और लड़की के जन्म पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। महिला में दोनों जीन जो है क्या होता है, XX क्रोमोजोम होता है, जबकि पिता में X और Y होता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका अहम होती है, याद रखिएगा। वंशानुक्रम क्या होता है, स्थिर होता है। क्रोमोजोम में 3 तरह की असमानताएं पाई जाती है, हम लोग बता दिए हैं, जुड़वा बच्चा में पढ़ लिए हैं। एकांगी जुड़वा बच्चा, आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आनुवंशिकता के नियम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। दोस्तों, आनुवंशिकी में जो है सबसे ज़्यादा जो चर्चित व्यक्ति हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जोहान ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ पे मेंडल को जो है आनुवंशिकता का पिता कहा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के एक जो है किसान परिवार के ये रहने वाले हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से थे। ठीक है, 1822 में जो है इनका जन्म हुआ था। 1822 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब इन्होंने देखिए, इन्होंने विभिन्न तरह के मटरों को संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियम दिए। क्या दिए, मटर के पौधे पर ये प्रयोग किए थे। ठीक है, विभिन्न तरह के पौधे लिए थे, इसमें आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इनका जन्म जब 1822 में हुआ, उसके बाद जो इन्होंने 1866 ईस्वी में ये इन्होंने जो आनुवंशिकता का जो आधारभूत नियम दिए, सबसे पहले जो आनुवंशिकता का एक फैक्टर नामक तत्व बताया, जो क्या होता है, सभी गुणों का जो है वाहक को, सभी गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है। ठीक है, फैक्टर नामक एक गुणक बताया। ठीक है, इनका प्रयोग जब इन्होंने जो आधारभूत नियम प्रकाशित किया, उनका जो है प्रकाशन हुआ था 1866 ईस्वी में न्यूज में। ठीक है, मैगजीन में 1866 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1900 ईस्वी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, 1866 में इन्होंने प्रकाशित किया और 1900 ईस्वी में इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, 1900 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 34 साल बाद जर्मनी में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रिया में शोधकर्ता वहीं पर पहुँचे जहाँ मेंडल ने 34 साल पहले पहुँच गया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेंडल की, तभी से उनको आनुवंशिकता का पिता माना जाने लगा। ठीक है, 34 साल बाद जो है उनको जब अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या किए, उस पर शोध किए, तो लास्ट में वो वहीं पर पहुँचे जहाँ मेंडल 34 साल पहले पहुँचे थे। तब उन्होंने माना कि मेंडल जो भी शोध किए थे, जो भी प्रयोग किए थे, वो जो क्या था, सबसे पहला जो है आधारभूत नियम बना, और उन्हीं
को लेकर के आज जो है मनोवैज्ञानिक आगे बढ़े हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में देख रहे हैं मटर के पौधे के गुणों जैसे बैगनी और उजले, लंबा, नाटा, ये एक जोड़ा में, ठीक है, हरी, पीली, चिकना और खुरदुरा यानी सिकंदार, बड़ी फली, छोटी फली वाले पौधे को संकरित किया। इस बार एग्जाम में डायरेक्ट इस बार पूछ दिया था। ठीक है, इस तरह से जो बैगनी, उजले, लंबा, नाटा, हरी, पीली, इस पर कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया? तो मेंडल ने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस पर कैसे प्रयोग किए तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक टीटी यानी कि टॉल यानी कि लंबा लंबा है, और ये टॉल क्या है यानी नाटा है। क्या है? ये नाटा है और ये क्या है? लंबा है। ठीक है, यानी कि ये जनन पीढ़ी है। यहाँ पे संकरण करवाया गया है, देख रहे हैं, क्रॉस करवाया गया है। तो जब क्रॉस करवाया गया तो पहली पीढ़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको इससे कराया गया पहली से, तो बड़ा टी और छोटा टी, ये क्या होता है? एक प्रबल और एक होता है प्रतिगामी। ठीक है, तो ये प्रबल जीन जो है तो बड़ा जो होता है ये प्रबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो हर एक में देखा गया कि ये प्रबल जीन जो है ये दिखा, यानी कि अब इस प्रथम पीढ़ी में सभी जो है क्या दिखा? लंबा दिखा। क्या दिखा? लंबा दिखा। देख रहे हैं कि जो प्रबल जीन है यही दिखता है, और ये जो प्रतिगामी होता है, जो छोटा होता है, वो क्या होता है कि दब जाता है, लेकिन वो मिटता नहीं, दबता है ना कि मिट जाता है। ये मिटता नहीं है। ठीक है, ये दब जाता है, फिर अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ता है। यहाँ देखें ये बड़ा टी जो है ये लंबा है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में देख लिए। अब जो है प्रथम पीढ़ी वाले में से क्या किया गया? लिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं टी और टी, छोटा छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा लिया गया, और इसको जब संकरण करवाया गया तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है 3 लंबा हुआ और 1 जो है बौना हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3:1 अनुपात में था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी गुण होता है वो यही जो है मेंडल 2 तरह के सिद्धांत दिए, जो है 2 सिद्धांत दिए। एक जो है पहला दिया था पृथक्करण का सिद्धांत, क्या था? पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा था स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। इसी पर जो है बताया गया है। ठीक है, वो हम आगे आपको बताते हैं। आपको देख लिए संकरण करवा के हम आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से पहले पीढ़ी में सभी जो है लंबा दिखा, फिर दूसरी पीढ़ी में जो है क्या दिखा? 3 लंबा और 1 बौना दिखाई दिया। ठीक है, यही जो है कहते हैं कि जो भी गुण होता है वो गुण जो है पहली पीढ़ी में जो भी गुण दिखाई देता है वो जो है प्रबल जो होता है वही दिखाई देता है, और जो प्रतिगामी होता है, जो छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो दबता नहीं है, वो अगली पीढ़ी में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने 2 नियम दिए थे। पृथक्करण का सिद्धांत देख लीजिए, यह बताता है कि जो भी गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है, यानी कि जो छोटा वाला जो बौना था वो दब गया था पहली पीढ़ी में, छिपा रहता है, अप्रबल जीन होता है। ठीक है, वे समाप्त नहीं होते बल्कि बाद की पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। हम आपको दिखा दिए दूसरी पीढ़ी में 3 जो है लंबा और 1 बौना दिखाई दिया कि नहीं? वो दबता नहीं है, ना कि वो क्या होता है? अप्रबल होता है, वो अगली पीढ़ी में किसी न किसी पीढ़ी में दिखाई जरूर देता है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। यह अनुवांशिक गुण का वितरण जो है दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र रहता है। कहने का मतलब जो है जो मटर के पौधे में जो संकरण जो करवाया था उसमें क्या था कि जैसे स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जो लंबा और नाटा जो होता है वो क्या होता है कि दूसरे गुण से स्वतंत्र रहता है। जैसे उसका जो है डंटी छोटा हो चाहे बड़ा हो, फली कैसा भी हो, उसमें एक दूसरे का जो है क्या होता है एक दूसरे सभी से एक दूसरे स्वतंत्र रहते हैं। क्या होता है? सभी एक दूसरे से डालियाँ जैसे अलग हो गया, फली अलग होता है, उसका लंबाई चौड़ाई वो अलग होता है, सब क्या होता है अपने अपने अनुसार जो है विकास करता है, सभी जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। वही ये कहता है स्वतंत्र छंटाई का नियम। आप लोग सिर्फ याद रखिएगा, 2 नियम दिए, एक पृथक्करण का नियम और दूसरा स्वतंत्र छंटाई का नियम। ठीक है, अब जो है विभिन्न सिद्धांत है। विभिन्न सिद्धांत में सबसे पहला देख रहे हैं बीज कोष या फिर जनन दरों की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीज कोष या फिर जनन दरों की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है? बीजमैन है। कौन है? बीजमैन। इनका कथन है कि शरीर का निर्माण करने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, जो शरीर में जो भी गुण आता है, जो लक्षण आता है, जो बीज कोष होता है वो क्या होता है? कभी नष्ट नहीं होता है बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। ये कथन बीजमैन का था। ठीक है,
बीजकोष या फिर जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अब सीधा याद रखेगा बीजकोष का सिद्धांत कौन दिया था, तो ये दिया था बीजमैन ने। ठीक है, बीजकोष या फिर जनन द्रव्यों का सिद्धांत। दूसरा है उपार्जित या फिर अर्जित गुणों का सिद्धांत। ये इनका ये भी जो है सिद्धांत जो है बीजमैन ही दिए हैं। इनका कथन है कि अर्जित गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है, लेकिन इसके नियम का खंडन किया। आगे हम आपको दिखाएंगे। ये कहते हैं कि जो भी गुण हम अर्जित करते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाता है। जो जन्मजात होता है, जो जीन होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, लेकिन जो है अर्जित गुण जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं जाता है। ठीक है, जो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, जो बीज कोष होता है वो लगातार बढ़ते रहता है, एक लगातार हस्तांतरित होता है, लेकिन अर्जित गुण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाता है। ये बीजमैन का कथन था, लेकिन इनके सिद्धांत को खंडन किया लेमार्क ने। लेमार्क ने कहा उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, यानी कि अर्जित गुण का भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरण होता है, यानी कि हस्तांतरण होता है। ठीक है, जैसे जिराफ में इनका कथन है लेमार्क का कि जिराफ का गर्दन इतना लंबा कैसे हो गया। इनका कथन है कि जिराफ का गर्दन पहले क्या था, छोटा था, लेकिन वो जो है भोजन के चक्कर में क्या किया कि बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर जब वो गर्दन से पत्ता जो है क्या किया, पहले छोटा पेड़ पर फिर उससे बड़ा पेड़ पर, जैसे ही वो भोजन खाने के लिए मतलब अपने गर्दन को ऊपर उठाता, तो इससे क्या होता है एक पीढ़ी में, फिर दूसरे पीढ़ी में उसके गर्दन में तनाव आता गया और थोड़ा लंबा होते गया, फिर अगली पीढ़ी में आया, फिर उसमें भी ऐसा तनाव आया, फिर वो आगे बढ़ते गए। इससे इनका कथन ये है कि जिराफ में जिस तरह से जिराफ का गर्दन जो है पहले छोटा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो अर्जित करते गया, लंबे लंबे पेड़ों का पत्ता खाने लगे। इससे क्या हुआ कि उसमें जो है गर्दन जो है बड़ा होते गया, तो उसका अगली पीढ़ी में भी फिर उसी तरह से गर्दन क्या हो गया, होने लगा। तो ये लेमार्क का कथन था कि उपार्जित या फिर अर्जित गुण का भी संचरण होता है, लेकिन बीजमैन का कथन क्या था कि उसका नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखेगा कि उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत कौन दिया था, लेमार्क ने। अब है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। ये कहता है गाल्टन है इसका प्रतिपादक। ये कहते हैं कि बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि पूर्वजों से भी होता है। ठीक है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत क्या कहता है, ये गाल्टन कहते हैं कि बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही न होकर बल्कि पूर्वजों से भी होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है, इस नियम में बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं। क्या होते हैं, समानता के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं। जिस तरह से माता पिता होता है उसी तरह से बच्चे भी होते हैं। जैसे माता पिता का बुद्धि है उसी तरह से बच्चा का भी बुद्धि होगा, जैसे माता पिता का हाइट है उसी तरह से बच्चा का भी हाइट है। ठीक है, यही कहता है समानता का नियम। भिन्नता का नियम कहता है इस नियम में बच्चे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, इसमें नियम में क्या होता है, माता पिता से भिन्न होते हैं, यानी कि पूरक होते हैं, यानी अलग, मतलब ये माता पिता से क्या होता है, पूरा अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ठीक है, यही है कि भिन्नता का नियम। समझ गए, भिन्नता का नियम माता पिता से विपरीत बच्चा हो जाता है। ठीक है, कभी जैसे माता पिता लंबा है लेकिन बच्चा नाटा हो गया, माता पिता गोरा है लेकिन बच्चा काला हो गया, तो यही भिन्नता का नियम है। ठीक है, अब प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि प्रत्यागमन जो होता है, प्रत्यागमन का नियम समझिए। प्रत्यागमन के इस नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक गुण में जो है औसत की ओर जो है प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, अपने जैसे बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रत्यागमन क्या कहता है कि औसतन बच्चे जो होते हैं प्रत्येक गुण में जो है वो बराबरी का नहीं होता। प्रत्येक गुण जो है क्या होता है, बराबर नहीं होता। जैसे कि ज़्यादा माता पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चा क्या होता है, अपने अपेक्षा उससे कम प्रतिभाशाली होता है लेकिन उससे कम अपेक्षा होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब है मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव जो है शारीरिक लक्षण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, तो शारीरिक लक्षण पर। जैसे कार्ल पियर्सन जो है, कार्ल पियर्सन कहते हैं कि यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो बालकों की लंबाई भी अधिक होगी, या यदि माता पिता की लंबाई कम है तो बालकों की भी लंबाई क्या होगी, कम होगी। ये जो है
किनका है? शारीरिक लक्षण का सिद्धांत। तो ये कौन कहते हैं? पियर्सन महोदय कहते हैं। ठीक है। अब है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर भी क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, गार्डर्ड, क्या है नाम है? एक मनोवैज्ञानिक का नाम है गार्डर्ड। गार्डर्ड का विचार है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के संतान भी जो है क्या होते हैं? तीव्र बुद्धि के होते हैं, और मंद बुद्धि वाले माता पिता के संतान क्या होते हैं? मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है। ये उनका कथन था कि बुद्धि पर भी जो है वंशानुक्रम का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अब है चरित्र पर। चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। डगलस महोदय कहते हैं कि चरित्रहीन माता पिता के बच्चे भी क्या होते हैं? चरित्रहीन होते हैं, लेकिन एक अच्छे चरित्रवान माता पिता के बच्चे भी क्या होते हैं? चरित्रवान होते हैं। ठीक है। चरित्रहीन माता पिता है तो उनका भी व्यवहार चरित्रहीन होगा, उनके चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर चरित्रवान यानी कि अच्छे विचार के, अच्छे गुण के हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? अच्छे गुण के ही होंगे। ठीक है। ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। ठीक है। चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, महानता पर प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक कुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें पर होता है। ठीक है। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब है एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम से जो है ज़्यादा कुछ नहीं था। वंशानुक्रम हम जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता ही दिए। वंशानुक्रम क्या होता है? स्थिर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब एनवायरनमेंट देख लीजिए। पर्यावरण शब्द परिजोर आवरण से मिलकर बना है। क्या है? परिजोर आवरण। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ। जो भी चीज़ हमें चारों ओर से ढका हुआ है वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ ढकने वाला। ठीक है। जो चारों ओर से हमें ढकता है वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है। चारों ओर से ढकने वाला। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती है जो मानव के जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है। मानव के जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वही सब हमारा पर्यावरण है। ठीक है। और वातावरण का प्रभाव देख लीजिए कहाँ कहाँ पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर? तो शारीरिक अंतर पर। ठीक है। फिर उसके बाद प्रजाति की श्रेष्ठता पर, व्यक्तित्व पर और मानसिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वातावरण का प्रभाव आप देख लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शारीरिक अंतर, लगभग शारीरिक लक्षण जो भी होता है वैसे तो वंशानुक्रम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्या है कि इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए कि ठंडे प्रदेश के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ के लोग काले होते हैं। ठीक है। आप ये गौर करिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग क्या होते हैं? थोड़े गोरे, सुडौल, ठीक है, छोटे कद के होते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो होते हैं उनका शरीर जो है लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है। तो ये पर्यावरण का प्रभाव है, समझ गए? ये पर्यावरणीय प्रभाव है। ठीक है। तो ये शारीरिक अंतर पर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप जो है एक अच्छे परिवार से हैं, लेकिन आपको उस तरह से ऐसा वातावरण, जैसे मान लीजिए आप एक IAS परिवार के बच्चे हैं, लेकिन अगर आपको उस तरह से परिवेश नहीं मिला तो आपका क्या हो जाएगा? प्रजाति जो है, आपकी जो प्रजाति की श्रेष्ठता है वो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। वैसा अगर मान लीजिए आप IAS है, आपको चोर जैसा वातावरण मिल गया तो आप क्या बनेगा? उसी तरह से बनिएगा। ठीक है। समझ गए? तो यही है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी आपका समाज, आपका परिवार अगर अच्छा है, यानी कि आपके परिवार का जो व्यक्तित्व अच्छा है तो आपका भी व्यक्तित्व क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि सभी जो भी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकार, नैतिकता का जो गुण मिलता है वो हमें परिवार से ही मिलता है। हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हमारा परिवार से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ अच्छा होगा वही हमें प्राप्त होता है। ठीक है। मानसिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगर जैसे गंदे वातावरण में रहने वाले बच्चे क्या होते हैं, उसका मानसिक विकास जो है कमज़ोर होता है, यानी कि वो मंदबुद्धि टाइप के थोड़ा हो जाते हैं। और जो मतलब अच्छे परिवेश के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? पढ़ने में भी और जो भी चीज़ सीखने में क्या होता है? थोड़ा तीव्र गति होता है। ठीक है। यही चीज़ होता है मानसिक विकास पर प्रभाव, यही वातावरण का प्रभाव है। ठीक है। चलिए आगे हम दिखा देते हैं आपको। और है परिवार या समाज में बालक शिक्षा लेता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दो तरह की शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा जिसका समय, पाठचर्या निर्धारित नहीं होता है, ये कहीं भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला परिवार और समाज क्या है? शिक्षा का ये अनौपचारिक साधन है। ठीक है। खेल का मैदान हो गया, संगी साथी के साथ हो गया, तो ये सब क्या है? अनौपचारिक साधन हुआ शिक्षा का। और औपचारिक साधन जो है विद्यालय होता है, जहाँ पे हमें पाठ्यक्रम समय निर्धारित होता है। ठीक है। जिसका समय और पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? विद्यालय, कॉलेज में हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं। शिशुअवस्था में बालक को सबसे ज़्यादा पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है। शिशुअवस्था में बालक को सबसे ज़्यादा पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में बालक को विद्यालयी वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है।
क्योंकि शिशुअवस्था में विद्यालय पूर्व अवस्था है। इसमें बालक जो है जो जो भी समय बिताता है अपने परिवार में बिताता है या फिर आस पड़ोस में बिताता है। बाल्यावस्था में बालक विद्यालयी अवस्था इसको कहा जाता है। विद्यालय में प्रवेश करता है, नए वातावरण में जाता है, इसलिए बाल्यावस्था में विद्यालय वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता है। नए नए दोस्तों से मिलना, नए नए साथी से मिलना, टीचर से मिलना, विभिन्न समुदाय के बच्चों से मिलना, तो ये बाल्यावस्था में बालक में विद्यालय वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, वातावरण परिवर्तनशील है और वंशानुक्रम क्या है, अस्थायी होता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। और इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकृति का संबंध किससे होता है, तो आनुवंशिकता से होता है या फिर वंशानुक्रम से या फिर जैविक विशिष्टता से इसका संबंध होता है। पोषण का संबंध वातावरण से होता है, पालन पोषण से और परवरिश से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है, जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट बनाता है। ठीक है, जिस तरह से हमें पेट्रोल और पेट्रोल जो है गाड़ी चलाने के लिए जो है क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से वंशानुक्रम को जो है पोषित करने के लिए वातावरण भी क्या होता है, जरूरी होता है। एक अच्छे वंशानुक्रम अगर आपकी है और वातावरण अच्छा नहीं मिला तो वो उसका पोषण अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका मानव के विकास में अहम होती है। ठीक है, बच्चों का विकास या मानव का विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या है, बच्चों का विकास कहिए या फिर मानव का विकास कहिए, इसमें आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का क्या होता है, अंतःक्रिया का दोनों का परिणाम होता है। अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी 50-50% क्या होता है, योगदान होता है दोनों का। समझ गए, किसी एक का कहिए, केवल एक का जो है नहीं होता है। एक की मानव विकास में किसी एक की हम अपेक्षा नहीं कर सकते, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे अच्छे से। तो चलिए, आनुवंशिकता और वातावरण से जो है ख़त्म हो गया ये चैप्टर। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर अगले चैप्टर जो है समाजीकरण चैप्टर पढ़ेंगे। उससे हर एक साल 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।